नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी के साथ आ सकते हैं राजा भैया। सूत्रों के अनुसार यह खबर मिली है, योगी के साथ आ सकते हैं राजा भैया। भाजपा और जनसत्ता दल के बीच हो सकता है गठबंधन। सूत्रों के हवाले से खबर, भाजपा और जनसत्ता दल के बीच गठबंधन हो सकता है, जल्द ही हो सकती है गठबंधन की घोषणा। 10 सीटों पर राजा भैया के साथ बन सकती है सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, गठबंधन की तैयारी अब हो सकती है। भाजपा और राजा भैया के बीच में गठबंधन की तैयारी, बहुत जल्दी घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, 10 सीटों पर राजा भैया के साथ बन सकती है सहमति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, योगी आदित्यनाथ के साथ राजा भैया आ सकते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा और जनसत्ता दल के बीच गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, जल्द हो सकती है गठबंधन की घोषणा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के साथ आ सकते हैं राजा भैया। जनसत्ता दल और बीजेपी में गठबंधन की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जहां सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी के साथ राजा भैया आ सकते हैं। भाजपा और जनसत्ता दल के बीच गठबंधन हो सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, जनसत्ता दल और सीएम योगी एक साथ आ सकते हैं, बहुत जल्दी गठबंधन की घोषणा हो सकती है, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजा भैया आ सकते हैं। और ये बड़ी कामयाबी भी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2017 में जिससे पहले जब समाजवादी सरकार थी, तब राजा भैया समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और दबदबा माना जाता है प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों में इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 5 सीटों के बारे में जानकारी मिल रही है कि 5 सीटों पर राजा भैया को ऑफर किया गया है। संघ की बड़ी भूमिका है इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि कोई संघ के कई ऐसे प्रचारक हैं जो प्रदेश स्तर के हैं, उन्होंने मुलाकात की थी राजा भैया से। उसके बाद से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। आज हमने भी कुछ पार्टी के कुछ जो बड़े पदाधिकारी उनसे बात भी की, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये मजबूती दिख रही है और ये जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अभी औपचारिक रूप से इसके लिए घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि 5 से 10 सीटों पे राजा भैया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में मैदान में हो सकती है। तो इसके अलावा राजा भैया बीजेपी में ही गठबंधन बनाने के लिए जा रहे हैं, और भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ ताजा जानकारी? हाँ, देखिए ऐसे छोटे दल हैं जिनको पहले ही समाजवादी पार्टी अपने साथ ले चुकी है, जो बड़ा जनाधार रखते हैं, बड़ा उलटफेर रख कर सकते थे। इसमें सुहेल देव समाज पार्टी है, जिसके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आज समाजवादी पार्टी के साथ प्रचार प्रसार में नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि ओबीसी से ही वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ उनके पीछे जाने के पीछे यही कारण उन्होंने बताया। इसके अलावा कहीं से भी और भी दल है, आम आदमी पार्टी तो पहले समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लग रहे थे, लेकिन फिर बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अभी भी कई ऐसे दल है छोटे जिनको भी साधने की कोशिश की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो जातीय दल है उनको अपने साथ दिया जाए, जिससे जो जनाधार है, अगर वो 5000 4000 वोट जो जिन सीटों पे अब तक चुनाव हारते आए हैं जीतेंगे, उन समीकरणों को बदलने के लिए ऐसे दलों का होना साल जरूरी है। तो इसी के चलते समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलों को अपना साथ ले रही है, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव मैदान में होंगे। तो कहीं ना कहीं यही ऐसे 2 दल है जिनके साथ छोटे दल अपनी भी भूमिका तलाश रहे हैं। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के साथ आ सकते हैं राजा भैया। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, बीजेपी और जनसत्ता दल के बीच गठबंधन हो सकता है, बहुत जल्दी इस गठबंधन की घोषणा भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है, मिशन 2020 का चक्रव्यूह तैयार करेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, 24 दिसंबर को यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ दौरे। 10 दिनों में 7 बार यूपी दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री।
प्रदेश के 21 जनसभाएं और 3 रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मिशन 2022 का चक्रव्यूह तैयार करेंगे अमित शाह। उत्तर प्रदेश में चुनाव की लहर अब तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जहां बीजेपी अब कमर कस चुकी है और तमाम तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी हैं चुनाव को लेकर। और अब रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस आयोजन में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन में स्कूली बच्चे और एनसीसी के कैडेट भी शामिल हुए। इस दौरान बच्चों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं बेहद प्रस्तुति देने के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद सोनभद्र में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गाजीपुर से शुरू की गई जन विश्वास यात्रा आज सोनभद्र में आगमन होगा। सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम 50 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें घोरावल विधानसभा क्षेत्र के 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और सदर विधानसभा क्षेत्र की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण के अलावा दुद्धी विधानसभा के 11 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। 24 तारीख को उनका यूपी दौरा प्रयागराज से शुरू होगा। अमित शाह का यूपी दौरा 4 जनवरी तक चलेगा। अमित शाह जनवरी के पहले हफ्ते में अयोध्या का दौरा करेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही शहर में रोड शो में शामिल होंगे। इस दौरान अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी दौरे पर आएंगे। पिछले 10 दिनों के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा वाराणसी दौरा है। पीएम अपने दौरे के दौरान वाराणसी को कई बड़ी सौगात देंगे, साथ ही परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी कुल 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसके तहत कुल 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। पीएम मोदी वाराणसी में डेयरी के प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। बीजेपी सरकार पर जांच एजेंसियों और फोन टैपिंग के जरिए विरोधियों को घेरने के सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोप के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कर रही है। प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए जा रहे हैं। उनके इस बयान को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गंभीरता से लिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संसाधनों और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा कि पीएम मोदी की प्रयागराज में हुई जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए परिवहन निगम की हजारों बसों से लोगों को सभा स्थल तक पहुंचाया गया। इससे पहले भी पीएम के कार्यक्रम में परिवहन निगम की बसों को लाया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि सपा के नेताओं पर बलात्कार के बाद अब भ्रष्टाचार के आरोप भी सिद्ध हो रहे हैं। टोपी तो लाल थी ही, अब चेहरा भी डर से लाल होता नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे, जहां वो जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक करेंगे। औरैया में लगातार ऑनलाइन ठगी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। एक अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से मास्टरमाइंड भी शामिल है। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में 10 दिन से लापता युवक का शव खेत में पड़ा मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर के मौदहा नगर पालिका के अध्यक्ष और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई एफआईआर के 5 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी न होने पर नाराज सभासद और दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे।
मथुरा में एक स्वच्छता पखवाड़े के समापन के मौके पर बाबू शिवलाल अग्रवाल डिग्री कॉलेज से छात्र छात्राओं ने रैली निकाली, जिसको कॉलेज के प्राचार्य ललित शर्मा और निगम के पार्षद तिलकबीर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही आसपास सभी लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। मथुरा में रोड के निर्माण कार्य को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। यहां पर ठेकेदार की रही मनमानी से ग्रामीण लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर बन रही नालियों में ठेकेदार की ओर से एक ट्रॉली में मात्र एक सीमेंट कट्टा ही डाला जा रहा है। महोबा के आल्हा चौक में पिछले 18 दिनों से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर अनशन पर बैठे युवाओं को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आने पर पुलिस की ओर से जबरन उठाने का प्रयास किया गया, जिससे अनशनकारी आक्रोशित हो गए और पुलिस से झड़प हो गई। वाराणसी के सुंदरलाल अस्पताल में सर्जरी ओटी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के बाद बीएचयू प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया कर्मियों को अंदर आने से रोक रहा है। जालौन के कालपी क्षेत्र के एक निर्माणाधीन स्कूल की छत गिर गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टलने से बच गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बीएसए ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर से दिए गए एक बयान पर प्रबुद्ध वर्ग ने हरदोई के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी को नारेबाजी कर विरोध किया गया। कहा कि अगर जीतन राम मांझी माफी नहीं मांगेंगे तो आमरण अनशन होगा। हमीरपुर के नेशनल हाईवे में 34 पर हादसे का सिलसिला लगातार जारी है। तेज रफ्तार ट्रक में ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे ड्राइवर का रेस्क्यू किया और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। ललितपुर के स्वर्गीय दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में पुलिस की पाठशाला लगी। पाठशाला में पहुंचे पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के साथ क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव के लिए जानकारी दी और उनकी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। हरदोई के कचहरी परिसर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले अधेड़ को एक महिला ने जमकर पीटा, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सहारनपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से लूट के 70,500 रुपए नकद, बाइक और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। हरदोई के सुरसा थाना इलाके के एक निर्माणाधीन छज्जा गिर जाने से एक महिला का सिर फट जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन की मदद से शव को मलबे से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली के आंवला संसदीय क्षेत्र से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जिसमें आईएएस अरुण कुमार को जिले में हटवाने को लेकर चुनाव आयुक्त से शिकायत की गई है। सांसद का कहना है कि आईएएस जिले में तैनाती रहते हुए चुनाव निष्पक्षता से होना संभव नहीं है। वाराणसी में शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राजू शर्मा ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 23 और 24 को बंद रखने का आदेश दिया है। अगर जिसके बाद भी मौसम का रुख ऐसा ही रहा तो छुट्टियां बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत में कई जगहों पर इन दिनों शीतलहर चलने के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पश्चिमी यूपी के कई शहरों में शीतलहर चल रही है, तो वहीं दूसरे शहरों में जोरदार ठंड पड़ी। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार जताए। सीएम योगी ने भी बढ़ती ठंड को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने नए रैन बसेरा बनाने के लिए धनराशि भी आवंटित कर दी है। साथ ही उन्होंने जगह जगह अलाव जलाने और कंबल बांटने के आदेश दिए। मौसम विभाग के अनुसार आज से तापमान में बढ़ोतरी होगी, हालांकि इसकी वजह से ठंड में कोई कमी नहीं आएगी। इस समय प्रदेश के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश भर में दहशत का माहौल है। अब तक देश में 161 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। ज्यादातर इसमें विदेश टूर से आने वाले और उनके संपर्क में आने वाले लोग शामिल हैं। ओमिक्रॉन का खौफ सैलानियों में भी देखने को मिला। कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक पौराणिक स्थलों की सैर करने वाले सैलानियों ने बस बुकिंग के ऑर्डर कैंसिल कराने की शुरुआत कर दी है। पर्यटकों में खौफ को लेकर टूरिस्ट संचालक भी परेशान हैं।
ओमिक्रॉन के खौफ के बीच इंडो नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से दोनों देशों की सरकारें अलर्ट मोड में हैं। विदेशी नागरिकों की सीमा पार करने को लेकर निगरानी तेज कर दी गई है। नेपाल सीमा में बिना आईडी किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे चलते हुए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। यूकेडी की पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। इससे पहले यूकेडी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर चुका है। यूकेडी की पहली श्रेणी में कुल 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई थी, जिसमें पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को देवप्रयाग से प्रत्याशी बनाया गया है, तो पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी को द्वारा हाट से प्रत्याशी बनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कल क्रिकेट खेलते समय हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद सीएम इलाज के लिए दून अस्पताल पहुंचे। बता दें कि डॉक्टर्स ने सीएम के हाथ में 4 सप्ताह के लिए प्लास्टर बांधा है और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी औचक निरीक्षण के लिए दून अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम ने मरीजों का हाल जाना और स्वास्थ्य कर्मी से मरीजों को सही इलाज और हर संभव मदद देने का आदेश दिया। बता दें कि बीते दिन आपके कर्नल अजय कोठियाल ने अस्पताल पर निशाना साधा था। देहरादून में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार प्रदेश में महंगाई और रोजगार के अलावा खनन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। रुद्रप्रयाग में ठंड से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड का आलम यह है कि सुबह 7 बजे खुलने वाला रुद्रप्रयाग बाजार इन दिनों 10 बजे खुल रहा है। इसके अलावा आम जनता अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। मसूरी में हर साल विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बार 3 दिन तक कार्निवाल का आयोजन करने का विचार किया जा रहा है। रुड़की के मिलाप नगर में उधारी के पैसे मांगने पर 2 लोगों ने ई रिक्शा चालक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू की। राज्य सरकार प्रदेश में सभी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगाए जाने की बातें जरूर कर रही है, लेकिन हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने अभी तक कोविड की पहली डोज तक नहीं लगवाई, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर 70 लोगों को कोविड की पहली डोज लगाने पहुंची। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर गोली लगा शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुशीनगर के साहबगंज क्षेत्र में इकलौते बेटे के दोनों फेफड़े खराब होने के बाद इलाज कराकर थक चुका पिता बीमार युवक की सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग या फेफड़ा बदलवाने की अपील कर रहा है। बता दें कि पीड़ित युवक पिछले 2 महीने से सो नहीं पा रहा है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार पूर्व सैनिक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कानपुर में लव जिहाद के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि से 20,000 पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे। रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री संचालक संतोष को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से कई बने अधबने कट्टे समेत असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए। जालौन के उर्रई कोतवाली क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से कपड़े के गोदाम में आग लगने से गोदाम में सो रहे 2 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के घर सूना पाकर पत्रकार के घर पर दबंगों ने हमला बोल दिया और पत्रकार के माता पिता के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट में पत्रकार के माता पिता को गंभीर चोटें आईं। बदायूं के उस हैत थाना क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम से वापस आ रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में चोरों ने एक टावर को निशाना बनाया, जिसके बाद खेत में काम कर रहे किसानों ने 2 चोरों को मौके पर पकड़ लिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में लिया।
फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंग वृद्ध महिला के घर कब्जा करने पहुंचे और जबरन महिला के घर में पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे, जिसके बाद वृद्ध महिला ने थाने में पहुंचकर दबंग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। गोंडा में सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत 2 दिवसीय अंतर जनपदीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन रघुकुल विद्यापीठ के प्रांगण में हो रहा है। प्रतियोगिता में सभी जूनियर और सीनियर कैडेट विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग ले रहे हैं। कानपुर देहात के मंगलवार मंगलपुर थाना क्षेत्र के संदिग्ध परिस्थितियों में घर भीषण आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। बहराइच के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गैस रिफिलिंग की दुकान पर अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंदौली में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्कूल को बंद करने का फैसला लिया। 23 और 24 दिसंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बता दें कि लगातार तापमान में गिरावट के बाद जिलाधिकारी संजीव सिंह ने स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया। सीतापुर में तेज रफ्तार कार पहले खंभे में टकराई, उसके बाद दीवार को तोड़ती हुई घर में घुस गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। कानपुर में ठंड ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठंड को देखते हुए डीएम ने 2 दिनों के लिए 12वीं तक के स्कूल बंद करने का निर्णय लिया। वहीं आदेश का पालन न करने वाले स्कूल के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बदायूं के जफीर नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के महावन क्षेत्र में पेड़ पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू की। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।